पांचवा न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 -1 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो उनके दरमियान कोई डिस्टेंस है 3 मीटर का, और हमने मालूम करना है कि उन दोनों चार्जेस से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस लोकेशन पे ज़ीरो होगा। ओके, तो डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R गिवन है। हमने फाइंड करना है लोकेशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम ज़ीरो। वो लोकेशन हमने फाइंड करनी है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पर, किस लोकेशन पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ बनेगी या जो फील्ड बनेगा वो ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो ज़ीरो होगा, ये हमने मालूम करना है। लोकेशन एंड डिस्टेंस, लोकेशन से मुराद है कि उन चार्जेस के कहाँ पे करके वो फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है, और डिस्टेंस से मुराद के कितने डिस्टेंस पर होगा। अच्छा, अब ज़ीरो फील्ड लोकेशन को समझने से पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन होता क्या है। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस मैंने बनाए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब वो बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो अगर उनको क्रॉस नहीं करना तो 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान वाला जो रीजन होगा वो हमें कैसा दिखने को मिलेगा। तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, तो वो दरमियान में कट नहीं करेंगे। अगर कट नहीं करेंगी तो ये फील्ड लाइन जब वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि उनको क्रॉस नहीं करना है। अगर वो क्रॉस नहीं करना है तो ये कुछ इस तरह की इमेजिनेशन हमें देंगी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, या यूँ कहें कि जितनी स्ट्रेंथ जो वो इसकी है, इस चार्ज ने बनाई हुई है, उतनी स्ट्रेंथ जो वो इसने बनाई हुई है। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों चार्जेस से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है, उसी को हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उनका सम क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज भी कुछ ऐसा ही कुछ काम करेगा। अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ ये बनाएगा उतनी ही स्ट्रेंथ जब वो ये वाला चार्ज बनाएगा, तो दरमियान वाला जो रीजन होगा वो क्या रहेगा, ज़ीरो फील्ड रीजन रहेगा, ज़ीरो फील्ड लोकेशन रहेगी। तो इन दोनों एग्जांपल से हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो उनका जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन बनेगा वो उनके दरमियान में बनेगा। ज़ीरो फील्ड लोकेशन सिमिलर चार्जेस का दरमियान में होगा। अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह पर होगी, क्योंकि ये जितनी लाइंस बनाएगा ये वाला चार्ज उतनी लाइंस को एक्सेप्ट करेगा, तो आपस में वो री-इन्फोर्स करेंगी लाइंस, ठीक है, और इस तरह का कुछ रीजन हमें दरमियान में मिलेगा। तो अपोजिट चार्जेस से बनने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दरमियान में या वो ज़ीरो फील्ड नहीं बनाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी चार्जेस के दरमियान। तो अगर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी तो इसका मतलब है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन नहीं होगा। तो लिहाजा दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जब वो अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। माइनस क्यू जो है वो माइनस जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का है, जो Q2 है वो 4 माइक्रोकूलम का है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे पास Q2 चार्ज है और ये हमारे पास क्या होगा, Q1 चार्ज है। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा है, कम है, और Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, ये बात को अपने ज़हन में रखना है।
फर्ज कर लें कि ये जो Q1 चार्ज है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है, इसने 3 लाइंस बनाई हैं, ठीक है, कितनी लाइंस बनाई हैं? 3 लाइंस सपोज कर रहा हूँ। और Q2 ने जब वो कितनी लाइंस बनाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन जब इसने बनाई हुई है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये दोनों हमने दोनों चार्जेस को आपस में करीब लाए, तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो करेंगे, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो चूंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं तो कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अपोजिट चार्जेस जब होते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब वो जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है। ओके, अब क्या होगा कि इसने जितनी ये 3 लाइंस बनाई हैं, ये 3 लाइंस इस चार्ज की 3 लाइंस के साथ जो है वो मिल जाएंगी। फर्ज करें कि ये वाली हमारे पास होगी, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया और इसने जो है वो इसको अपनी तरफ खींच लिया और इसने जो है वो ऐसे अपनी तरफ खींच लिया। मतलब उसने जितनी भी लाइंस बनाई थी वो सारी की सारी लाइन यूज हो गई, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस की 3 लाइन के साथ वो मिल गई, तो इसके पास अब कोई भी लाइंस नहीं बची कि ये बाकी लाइंस को आपस में मिला सके। अब इसी पॉइंट को आपने गौर समझना है, ठीक है। तो अब इसने 3 लाइंस बनाई हैं, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फील्ड लाइंस हैं कुछ ना कुछ। अगर फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। अब इस चार्ज के इधर राइट साइड पर कोई और लाइन नहीं है कि वो इन लाइंस को अपनी तरफ मिला सके, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जहाँ वो अकेली रह जाएंगी। अगर ये वाली लाइन अकेली रह जाएंगी तो ये इधर नहीं आ पाएंगी। क्यों? उधर उनको मिलाने वाला कोई लाइन है ही नहीं नेगेटिव चार्ज की, लिहाजा ये इधर नहीं होंगी, ठीक है। या अगर होंगी तो बहुत थोड़ा इफेक्ट होगा। एनीवेज, तो फर्ज करें कि ये लाइन जहाँ वो कितनी रह गई है? 1 2 3 4 5। अब ये 5 लाइन जब वो रह गई हैं, इसके पास टोटल 3 थी, वो 3 की 3 लाइन जब इसके साथ मिलकर बंध गई, ठीक है, मिल गई, और बाकी इसके पास रह गई 5 लाइंस, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? आंसर है यस है। कैसे है? क्योंकि ये 5 लाइंस इधर ही तो है। इस नेगेटिव चार्ज के इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? आंसर है नो, कोई लाइंस नहीं है। वो जितनी भी लाइंस थी वो सारी के साथ या वो पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर मिल गई, ठीक है, बंध गई। तो इस नेगेटिव चार्ज के राइट साइड पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, ठीक हो गया। अगर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है? डिफरेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कम था इसलिए इसने कम लाइंस बनाई, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था इसने ज़्यादा फील्ड लाइंस बनाई। तो अगर इसने ज़्यादा फील्ड लाइंस बनाई तो ये अपने इर्द गिर्द अभी भी इफेक्ट रखता है, अभी भी इफेक्ट जो है वो रखता है। इसने जो कि कम फील्ड लाइंस बनाई थी वो सारी के सारी तो चली गई, पॉजिटिव के साथ मिल गई, और इसके लेफ्ट साइड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यही बात हमने जब यहाँ पे बतानी है कि जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर होगा। तो जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज के इधर राइट साइड पे कहीं पे होगा, ठीक हो गया। नेगेटिव चार्ज के राइट साइड पे कहीं पे होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब वो किस डिस्टेंस पर होगा ये हमने मालूम करना है। सवाल की समझ आ गई कि हमने इसमें जो लोकेशन है वो कहाँ पर बनेगी? तो वो जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो बनेगी नेगेटिव चार्ज के करीब बनेगी, ना कि पॉजिटिव चार्ज के करीब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तो लाइन अभी हैं वो अपना इफेक्ट बना रही हैं, तो लिहाजा पॉजिटिव चार्ज के साइड पे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज के करीब कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमें मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यस पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज है, ये Q2 है, ये Q1 है।
और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 3 मीटर। अब ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर हमें पता चली? तो आंसर है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये बात सिंपल याद रखें। अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर बनेगी? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके करीब बनेगी। अब कहाँ पे करके बनेगी, उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन है। तो इस पॉइंट का Q1 से जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें x है, ठीक है जी। और इस पॉइंट का Q2 से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3 + x होगा। तो ये हमारे पास होगा 3 + x या x + 3। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है उसको हम E2 बोल देते हैं, और Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है वो E1 बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें पता चल गया है कि यहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, ठीक है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन से मुराद फिर से क्या होता है कि जो चार्जेस से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर E1 और E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2 वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हमारे पास हम इसको लिख देंगे कि E1 = E2, ठीक है। ये वाली कंडीशन इस पॉइंट के लिए है और किसी पॉइंट के लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन बनेगी ना, ये उसी लाइन के अलोंग बनेगी जिस लाइन पर ये दोनों चार्जेस जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाली वो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इसी लाइन पर वो वाला पॉइंट आपको मिलेगा ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला, और उसके ऊपर कहीं नहीं होगा। ये भी बात आपने याद रखनी है। ओके, E1 E2 बराबर आ गए। E1 का फॉर्मूला हम जानते हैं KQ/R²। E2 का फॉर्मूला भी क्या होगा? KQ/R² होगा। लेकिन जो R होगा वो डिफरेंट होगा Q1 के लिए और Q2 के लिए। तो Q1 के लिए x R है और Q2 के लिए x + 3 R के बराबर होगा। ओके जी। अब हम इसके फॉर्मूले यहाँ पुट करते हैं, KQ1/x² KQ2/x + 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे इसको कटिंग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। अब Q1 की वैल्यू हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम है और Q2 हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? ओनली मैग्नीट्यूड्स। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस ही होता है। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं। सो Q1 जो है वो होगा 1/x², Q2 जो है वो होगा 4/x + 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करना है आपने, ठीक है। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा x + 3 का स्क्वायर = 4x का स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये बनेगा x² + 9 + 6x - 4x² = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x² + 6x + 9 = 0, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा, इसको -3 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी x² - 2x - 3 = 0, ठीक है जी। पूरी इक्वेशन को हमने -3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स होता है उसमें उसकी कितनी वैल्यूज निकलती हैं? 2 वैल्यूज, क्योंकि जितनी किसी भी इक्वेशन की पावर होती है उतनी उसके आंसर्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, रूट्स आते हैं।
तो अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको खुद सोल्व कर लीजिएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। उनमें से पहला तरीका होता है बाय यूजिंग फार्मूला, उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद है फैक्टराइजेशन। तो आप जो सा मर्जी तरीका इस्तेमाल कर लें और इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। वो दो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने जब उसको कैलकुलेट कर लेना है तो ये हमारे पास आएगी, एक बनेगा 3 और एक बनेगी हमारे पास -1, ठीक है। मतलब x बराबर है 3 मीटर और x बराबर है -1 मीटर। अब x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये हमें सोचना है कि ये वाला जो x है वो कितना है, आया कि वो 3 मीटर होना चाहिए या वो -1 मीटर होना चाहिए। इसका सिंपल एक मेथड है। हम जानते हैं कि जो कि x एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस एक लेंथ होती है, और लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ये ऐसी है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप कहें सर इसकी जो लेंथ है वो है -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर ये तो कोई कंसेप्ट नहीं हुआ। आप बोलेंगे क्या, सिर्फ 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो आप सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ही हमें बताएंगे। +10 सेंटीमीटर बोलेंगे आप इसका, -10 सेंटीमीटर लेंथ नहीं बोलेंगे आप। तो लिहाजा जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में नहीं मेजर हो सकता। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और माइनस में जो डिस्टेंस होता है वो एग्जिस्ट नहीं होता, और डिस्टेंस जब वो सिर्फ पॉजिटिव में लिया जाता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x + 3 मीटर। तो मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 मीटर। तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, आंसर है 3 मीटर के फासले पर होगा। Q1 से 3 मीटर के फासले पर होगा और Q2 से 6 मीटर के फासले पर होगा वो पॉइंट जहाँ पर फील्ड कैसा हमें मिलेगा, 0। मतलब 0 फील्ड लोकेशन कहाँ पर होगी, 3 मीटर के फासले पर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to hold suspended a particle of mass 10⁻⁻6 kilogram and charge 1 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के दरमियान हमने चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करना है। तो हमें कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो अप्लाई करना पड़ेगा उसको सस्पेंड करवाने के लिए, उन प्लेट्स के दरमियान लटकाने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डेवलप करना पड़ेगा, ये हमने मालूम करना है। ओके, तो डाटा हमारे पास जो गिवन है वो ये है, हमें मैस दिया हुआ है उस पार्टिकल का, और उसका चार्ज हमें दिया हुआ है पार्टिकल का, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो पार्टिकल या वो दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो जाए, मुअल्लक हो जाए। तो ये हमारे पास वो दो प्लेट्स हैं, वो पार्टिकल या वो जिसका मैस आपको दिया गया है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या वो अभी अप्लाई 0 है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको यहीं पे रोकना चाहते हैं। तो रोकने के लिए हमें एक अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी इस वेट के बराबर, ठीक है। तो इस वेट के बराबर हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दीज प्लेट्स। और ये प्लेट्स के दरमियान हम एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इसके वेट को बैलेंस कर सके, ठीक हो गया। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चूँकि नीचे पॉजिटिव प्लेट है ऊपर नेगेटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो वो फोर्स ही बेसिकली हमने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगानी है, और देखना है कि वो कितनी लगानी है कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर सस्पेंड हो जाए।
तो ये वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो ये एक फोर्स है QE और एक फोर्स ये है mg, वेट एक फोर्स होती है। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल को इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाली जो फोर्सेज हैं उसको हम बैलेंस कर देंगे। उसको बैलेंस करने पर हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम मालूम कर लेंगे। सो फोर्सेज ऑन दिस पार्टिकल, दो फोर्सेज लग रही हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है mg, वेट, ठीक है। ये बेसिकली कौन है, ये वेट है। अब यहाँ से E निकालना है, तो E बराबर होगा mg ओवर q। तो ये वो फार्मूला आ गया कि जिसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो E की वैल्यू क्या होगी कि जिस पर ये पार्टिकल या वो सस्पेंड हो जाएगा। तो अब मैस की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये वाली मैस की वैल्यू, ये G की वैल्यू, सॉरी G की वैल्यू 9.8 आपको पता ही है, और Q की वैल्यू ये वाली होती है 1 माइक्रोकूलम। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। वो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, ये आपने खुद पुट कर लेनी है और उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो E का जो जवाब आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ। तो E का जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 9.8 हमारे पास आंसर आएगा। और E का यूनिट क्या होगा, अब यहाँ पर जो E का यूनिट हम लेंगे, दो हमने यूनिट पढ़े हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। हम यहाँ पर जब वो वोल्ट पर मीटर इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और इन प्लेट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस है, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो वोल्ट और मीटर की शक्ल में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है a particle having charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy acquired by it in electron volts. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन का है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन जितना उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। हमने उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल किया। तो जब उसको फॉल करेंगे तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हासिल करेगा, एक्वायर करेगा, उसको हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। ओके, अब देखें ना, जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव प्लेट की तरफ तो नहीं आएगा, हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो हमारा किया गया वर्क कहाँ पर जाएगा, तो आंसर है उस चार्ज पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक बॉडी को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। कैसे पता चला, आप इसको छोड़ें तो ये खुद ब खुद नीचे मूव करेगा। जब ये नीचे मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो चुकी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी जब वो छोड़ने पर किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यही हाल यहाँ पर होगा कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाके रख लिया, ठीक है, पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब इसके पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल। हम जो इसको छोड़ेंगे ये तेजी से इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, तो जब ये भागेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक। तो वो काइनेटिक एनर्जी ही हमको मालूम करनी है जो ये एक्वायर करेगा। ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो आंसर है जितना हमने वर्क इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया था, तो कितना वर्क किया था, QV। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस चार्ज पार्टिकल के पास, आंसर है वो होगी Q इंटू V। अब इतनी पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये सारी की सारी एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि यही एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी,
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। अब Q कितना है? Q इस चार्ज पार्टिकल का मैस है, और सॉरी चार्ज है इस पार्टिकल का, और वो चार्ज कितना है? वो चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू मैंने निकाली। अब ये कैसे निकाली है? ये ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू NE। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 20, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और 20 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा? उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही मैंने किया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना बन जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, जो कि बराबर है 3.2 10 की पावर माइनस 18, और वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स के दरमियान? वो है 100 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम 100 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3.2 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 100 काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा जूल्स में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल्स में आएगा। चलें लिख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर तकरीबन है 3.2 10 की पावर माइनस 16, ठीक हो गया। ये इतना आंसर आता है, तो ये आया है जूल्स में। लेकिन उसने बोला एंड पे कि काइनेटिक एनर्जी जो एक्वायर करता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम जूल्स में हमारे पास आ गई है, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये एक रिलेशन आपको याद है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतने जूल्स के। तो यहाँ से अगर मुझे जूल्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो जूल्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो उसी फैक्टर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इस फैक्टर से क्या कर देंगे? डिवाइड। ओके, तो जब इसको डिवाइड करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.2 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19, और साथ में आप इसका यूनिट लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो जवाब किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में।